अपन इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे नगर पालिका का बजट प्राक्कलन तैयार करना 87 से। यहाँ तक पूरा हो गया था, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ द बजट एस्टिमेट ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी, मतलब बजट का एस्टिमेट कैसे करेंगे, बजट का जो एस्टिमेट है वो कैसे करेंगे, बजट एस्टिमेट देखेंगे कैसे बजट तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर देखो, बजट एस्टिमेट के अंदर क्या है, जो चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर होता है वो हर साल 15 जनवरी से पहले एक बजट का एस्टिमेट तैयार करता है और इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या क्या काम होगा। और धारा 4 की उपधारा 2 में अधीन रहते हुए प्राक्कलन समिति से संबंधों से प्राप्त की जाने वाली आय उपगत को पृथक पृथक वर्णित करेगा। तो वो सबको पृथक पृथक वर्णित करके बताएगा भी कि क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या होगा इसके अंदर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रत्येक 15 जनवरी से पहले पूर्व आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन और नगर पालिका की स्थापना की अनुसूची तैयार करेगा। स्थापन की अनुसूची बजट वित्तीय प्राक्कलन समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। जो वित्तीय प्राक्कलन समिति जो बनाई हुई है, अपन ने देखा था, उसके सामने अनुमोदित किया जाएगा। परंतु निम्नलिखित हेतु राज्य सरकार का अनुमोदन, लेकिन निम्नलिखित स्थिति के अंदर राज्य सरकार अनुमोदन करती है। नए पदों का सृजन, रिक्त पदों को भरना, ये राज्य सरकार ही करेगी, वो बजट में अनुमोदन में नहीं कर सकते, नगर पालिका के बजट में नहीं आ सकता। नए यान का क्रय, स्थावर संपत्ति का क्रय, किसी प्राइवेट संस्था व्यक्ति को अनुदान देना, कोई भी अन्य मामले जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। आगे है बजट अगले वर्ष हेतु विभिन्न कर, अधिभार, उपकर या फीस अधिकृत की जाएगी। अगले वर्ष उधार ली गई धनराशि को वर्णन किया जाएगा। बजट प्रस्तुत किया कब कैसे किया जाएगा, अध्यक्ष ऐसी तारीख जो वर्ष के 31 जनवरी के पश्चात की न हो, मतलब 15 जनवरी से पहले वो कर रहा है तो 31 जनवरी से पहले पहले उसको प्राक्कलन प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो 15 फरवरी से पहले नगर द्वारा पारित किया ही जाएगा। वो 15 फरवरी से पहले पहले नगर पालिका द्वारा पारित करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कौन कौन से नहीं किए जाते, अब जैसे ओरिजिनल में भी देख लो आप, तो रिक्त पदों को भरना, यान का क्रय, स्थावर संपत्ति, ये चीज़ें नहीं मतलब बजट में नहीं की जा सकती। बजट प्राक्कलन उन दरों को वर्णित करेगा जिन पर पहले वर्ष में नगर पालिका द्वारा विभिन्न अधिकर उद्गृहित की जाएगी। बजट प्राक्कलन अगले वर्ष के उधार के रूप में भी ली जाने वाली राशि को भी वर्णित करेगा। 15 फरवरी से पहले पहले किया जाएगा। पारित करना जरूरी है 31 जनवरी से पहले, मतलब कार्यपालिका द्वारा नियत किया जाए और प्राक्कलन प्रस्तुत करेगा और वो पारित करना जरूरी है 15 फरवरी से पहले पहले। बजट प्राक्कलन ऐसे प्रारूप और रीति से तैयार वस्तुतः जो अधिकृत किया जाएगा, ऐसे मामलों में बंद करेगा वैध की जाए। अब धारा 54 की धारा उपधारा 1 में क्या दे रखा है, अपन बात कर रहे थे धारा 87 की, नगर पालिका बजट कैसे तैयार करेगा। तो वो 15 जनवरी से पूर्व तैयार करेगा और बजट में क्या क्या वो नहीं कर सकता, राज्य सरकार के बजट को ही मानना पड़ेगा। निम्न चीज़ें वो नहीं कर सकता: नए पदों का सृजन, नई चीज़ों का, नए यान का क्रय, नई चीज़ें वाहन नहीं खरीद सकता, स्थावर संपत्ति का क्रय, मतलब ये भी स्थावर संपत्ति भी नहीं खरीद सकता, किसी प्राइवेट संस्था या व्यक्ति को अनुदान भी नहीं दे सकता। बजट अगले वर्ष हेतु विभिन्न कर और अधिभार, उपकर और फीस उद्गृहित की जाएगी। अगले वर्ष की उधार ली गई धनराशि को भी वर्णित किया जाएगा। बजट प्रस्तुत अध्यक्ष प्रस्तुत करेगा। बजट को प्रस्तुत प्रत्येक वर्ष की 31 जनवरी के पश्चात की न हो, मतलब 31 जनवरी से पहले पहले वो प्रस्तुत करेगा और उसको पारित समझा जाएगा। 15 फरवरी से पहले पहले पारित किया जाएगा। ये सब कुछ था। धारा 74 की उपधारा 1 के अधीन तैयार वार्षिक तालिका और धारा 150 की उपधारा 1 के अधीन तैयार विवरण बजट प्राक्कलन के साथ ही संलग्न किया जाएगा। तो मतलब ये जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। धारा 74 की उपधारा 1 के अधीन वार्षिक तालिका और धारा 150 की उपधारा 1 के अधीन तैयार विवरण बजट प्राक्कलन के साथ संलग्न होगा। ये दोनों भी साथ में संलग्न किए जाएंगे। आगे धारा 88, आगे है नगरपालिका के बजट के प्राक्कलन को मंजूरी। नगरपालिका के बजट के प्राक्कलन की मंजूरी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्राक्कलन की मंजूरी का मतलब ये है 87 के अंदर
कि सेंक्शन ऑफ बजट एस्टिमेट ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, मतलब कैसे सेंक्शन किया जाएगा। तो जो म्यूनिसिपल सेल कंसिडर द बजट एस्टिमेट एंड सेल बाय द 15 डे ऑफ द फरवरी, मतलब कैसे सेंक्शन किया जाएगा इसके बारे में। नगर पालिका प्राकलन पर विचार करेगी, नगर पालिका बजट प्राकलन पर विचार करेगी कि कैसे कौन सी चीज़ उस पर मतलब क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। और प्रत्येक वर्ष फरवरी के 15वें दिवस तक प्राकलन अंगीकार करेगी। फरवरी के 15 दिवस तक उसको मतलब एक तरीके से मंजूर करना जरूरी है, 15 दिवस तक। उसके प्रति निर्देशक स्थानीय निकाय के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी, और जो उसकी प्रति है, उसकी फोटोकॉपी है, वो स्थानीय निकाय के माध्यम से राज्य सरकार को भी पहुंचनी जरूरी है, जो बजट पेश कर दिया गया है। इसका मतलब नगरपालिका के हित में बजट प्राकलनों की परिवर्तन किया जाना आवश्यक है, तो परिवर्तन करने के लिए नगरपालिका को निर्दिष्ट कर सकेगी, ऐसे नगरपालिका पर बाध्यकारी होंगे। कहने का मतलब ये है कि सरकार अगर मान लो चाहे कि बजट में परिवर्तन करना है तो नगरपालिका को परिवर्तन करना ही पड़ेगा। आगे 89, के अंदर बजट अनुदान को परिवर्तन करने की शक्ति, बजट का जो अनुदान है उसको परिवर्तन करने की शक्ति। कहने का मतलब पावर टू अल्टर बजट ग्रांट, परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। ए म्यूनिसिपैलिटी फ्रॉम द टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इंक्रीज द अमाउंट ऑफ बजट ग्रांट अंडर एनी हेड, नगरपालिका किसी वित्तीय वर्ष के दौरान समय समय पर बजट के अनुदान की रकम बढ़ा सकेगी, और अतिरिक्त बजट अनुदान भी ले सकेगी। एक बजट दूसरे बजट भाग के साथ अंतरित किया जा सकता है, मतलब पहला बजट है वो दूसरे बजट के साथ अंतरित किया जा सकता है। रकम घटा सकेगी, घटा भी सकती है। बजट अनुदान को परिवर्तन करने के लिए ये अपन ने पढ़ लिया, सेम ही है इसके अंदर, लास्ट वाला पॉइंट दिया हुआ है। परंतु वित्त समिति की सिफारिश के बिना खंड क या खंड ख या खंड ग के अधीन कुछ भी नहीं किया जा सकेगा। इसका मतलब क्या है, वित्त समिति से परामर्श करना होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसकी परामर्श के बिना नहीं हो सकता, कि वित्त समिति के परामर्श के बिना नहीं हो सकता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वित्त समिति के परामर्श के बिना नहीं हो सकता। आगे अध्याय 6 लेखा और संपरीक्षा। अध्याय 6 के अंदर हम बात करते हैं धारा 101 से 140। अध्याय 6 पढ़ रहे थे अपन, 1 मिनट, 88 धारा 89। मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि अपन धारा 101 से शुरू करेंगे। अभी जो अध्याय 6 है वो अपन छोड़ रहे हैं, लेखा और संपरीक्षा, जिसको लेखा और संपरीक्षा के साथ साथ में मतलब 6 को ये भी बोलते हैं। अध्याय 7 पहले कर लेते हैं, पर मतलब अकाउंट एंड ऑडिट, मतलब कौन अकाउंट करेगा, कौन ऑडिट करेगा, ये अकाउंट एंड ऑडिट वाला अपन छोड़ रहे हैं एक बार। कौन सा, अकाउंट एंड ऑडिट, ये थोड़ा अलग से पढ़ेंगे अपन, एक क्लास अलग से कर लेंगे। अध्याय 6 छोड़ रहे हैं, अध्याय 7 शुरू करते हैं अपन 101 में। बिल्कुल, तो ये आ गया अध्याय 7। अध्याय 7 के अंदर अपन क्या पढ़ रहे हैं, नगरपालिका राजस्व। तो अध्याय 7 के अंदर अपन पढ़ रहे हैं नगरपालिका राजस्व। म्यूनिसिपैलिटी का जो रेवेन्यू होगा उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे, म्यूनिसिपैलिटी का रेवेन्यू। म्यूनिसिपैलिटी का रेवेन्यू, राजस्व कहाँ से आएगा। 101 में नगरपालिका का आंतरिक राजस्व होता है। आंतरिक राजस्व को किसको क्या बोलेंगे, नगरपालिका का आंतरिक राजस्व का मतलब क्या है कि टैक्सेस जो है म्यूनिसिपैलिटी के, और मतलब द इंटरनल रेवेन्यू और द शैल बी कंसिस्ट ऑफ द मतलब फॉलोइंग सोर्सेज। नगरपालिका द्वारा उद्गृहित कर, मतलब टैक्सेस लेवड बाय द म्यूनिसिपैलिटी, प्रभार नागरिक सेवा हेतु, मतलब यूजर चार्जेस बाय द सिविल सर्विसेज, मतलब जो सेवाएं देने के लिए चार्जेस, फीस और जुर्माने, फीस और फाइन, ये भी नगरपालिका का आंतरिक राजस्व होगा। तो पहला तो आंतरिक राजस्व हो गया, ये सेम ही दे रखा है। आगे बाध्यकारी कर, जो देना ही पड़ेगा। बाध्यकारी कर का मतलब यहाँ पर इंग्लिश के अंदर है ऑब्लिगेटरी टैक्सेस, जिसको अपन बोलते हैं ऑब्लिगेटरी टैक्सेस। ऑब्लिगेटरी टैक्सेस
ऑब्लिगेटरी टैक्सेस में क्या हुआ, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4 एवरी म्यूनिसिपैलिटी में एंड इफ रिक्वायर्ड द स्टेट गवर्नमेंट शेल लिव एनी सच रेट फ्रॉम द सच डेट स्टेट गवर्नमेंट इन ईच केस डायरेक्टली नोटिफिकेशन। कहने का मतलब ऑब्लिगेटरी मतलब इकाई क्षेत्र के आधारित प्रणाली द्वारा किसी भी अन्य प्रणाली द्वारा नगरपालिका की सीमाओं के भीतर स्थित भूमियों का भवनों का कर, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, मतलब भूमि और भवनों के ऊपर कर। तो मेन ये यहाँ पर भूमि और भवनों के ऊपर कर, भूमि और भवनों के ऊपर कर, भूमि और भवनों के ऊपर कर, ये ध्यान में रखना। दूसरा है यहाँ पर वृत्ति व्यापार आजीविका और नियोजन का कर, टैक्सेस ऑन द प्रोफेशंस ट्रेड और कॉलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब प्रोफेशंस मतलब वृत्ति व्यापार, मतलब जो बिजनेसमैनों पर जो कर है वो उस वृत्ति व्यापार के मतलब उसके एरिया के व्यापार में, बट ट्रेड्स वृत्ति व्यापार हो गया, और एम्प्लॉयमेंट ट्रेड्स और कॉलिंग ये सारा पर आजीविका पर भी कर लगाना चाहिए। नगरपालिका की स्वामित्व वाली उसकी निधियों से निर्मित सड़कें पुलों या उनका टोल टैक्स ये भी आएगा। नगरपालिका की सीमा में पर्यावरण प्रदूषण के स्रोत नियंत्रण करने के लिए टैक्स लेना। आगे है विज्ञापन पर कर लेना और कोई अन्य कर जिसे भारत संविधान के अध्यारोपित करने की राज्य सरकार को शक्ति हो। राज्य सरकार कोई भी अगर और टैक्स आरोपित करती है तो वो टैक्स भी लेने का नगरपालिका अधिकारी होगी। तो ये बात अधिकारी कर हो गई। अध्याय मतलब धारा 4 के अधीन है ये, उपबंधों के अधीन। ये अपन ने बात कर ली, भूमि भवन भीतर प्रति व्यापार आजीविका नियोजन कर और सड़कों पुल और पथ कर, तो ये अपन ने सब बात कर ली। अगर कोई भी और टैक्स भी हो उसके अलावा वो भी है। एक इसमें नोट करने लायक ये चीज़ है कि विभिन्न नगरपालिकाओं की परिवर्तनशील दशाओं, मतलब अगर मान लो कुछ चेंज होता है, आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न दरों के करों के उद्ग्रहण के लिए उपधारा 1 के अधीन, ये उपधारा है, निर्देश दिए जा सकेंगे और उन्हीं तर्कों तथा उन्हीं निर्देशों द्वारा राज्य सरकार उद्ग्रहित करों की दरों को विभिन्न नगरपालिकाओं के संबंध में समय समय पर एक समान से या भिन्न भिन्न रूप से परिवर्तित भी कर सकती है। राज्य सरकार इनको करों को टैक्सेस को अलग अलग नगरपालिका के लिए अलग अलग कंडीशन पर डिपेंड करता है, वो परिवर्तन भी कर सकती है। आगे धारा 103 अन्य कर जो अध्यारोपित किए जा सकेंगे, और अन्य कौन कौन से कर है जो अध्यारोपित किए जा सकते हैं। नगरपालिका के भीतर चलाए जाने वाले थानों पर कर, नगरपालिका के भीतर जो थाने हैं उन पर जो कर होगा, तो इसका मतलब सॉरी थाने नहीं, यान मतलब यान के ऊपर कर। यहाँ पर नगरपालिका के अंदर चलाने जाने वाले यान के कर, मतलब यान का मतलब यहाँ पर हो गया व्हीकल्स, ए टैक्स ऑन द व्हीकल्स प्लेइंग विद इन द म्यूनिसिपैलिटी। दूसरा है टैक्स ऑन द बोट, दूसरा है लंगर नौका, लाइटिंग टैक्स रोशनी कर ये भी लगाया जाएगा, लाइटनिंग टैक्स हो गया, और सभाओं पर कर, जैसे मान लो कोई सभाएं कर परमिशन से सभाएं कर रहे हैं वो भी कर होगा। पिलग्रिमेज और टूरिस्ट पर्यटकों का पर कर ये भी होगा, टिकटें वगैरह लगती है ना। और टैक्सेस ऑन द लैंड और बिल्डिंग यूज फॉर द इरेक्टिंग होल्डिंग और आइदर स्ट्रक्चर ऑफ द एडवर्टाइजिंग, तो विज्ञापन के होर्डिंग अडिन कर और गैर आवासीय भवनों पार्किंग कर, स्टाम्प शुल्क और अन्य टैक्स ये भी होंगे। तो ये अपन ने देख लिए। वाहन पर कर, नौकाओं पर कर, रोशनी कर, सभाओं पर कर, तीर्थयात्रियों पर पर्यटन कर, अग्नि कर और विज्ञापन के लिए होर्डिंग पर कर, और किन्हीं पार्किंग के स्थानों पर कर, और स्टाम्प शुल्क के आधे प्रतिशत कर। तो ये हो गया कर। कोई भी अन्य कर जिसे आरोपित करने की शक्ति राज्य सरकार के अधीन कोई भी कर ऐसे भी लगा सकता है। राज्य सरकार अगर वर्णित कर दे तो वो भी टैक्स लगा सकती है। इस धारा के अधीन कोई भी बात किसी ऐसे कर के अधिरोपण या उत्ग्रहण से प्राधिकृत नहीं करेंगे या प्राधिकृत करने वाली नहीं समझी जाएगी, जिसको राज्य सरकार ने अधिरोपित या उत्ग्रहित करने की राज्य सरकार को। कहने का मतलब ये है संविधान के अधीन कि मान लो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती जो संविधान के अंदर नहीं है। संविधान के अधीन कोई शक्ति नहीं है और राज्य सरकार फिर भी करना चाह रही है तो वो गलत है। इस धारा के अधीन करों का उद्ग्रहण, निर्धारण और संग्रहण इस अधिनियम और बनाए हुए नियमों और उपविधियों के अनुसार ही होगा। अब अपन पढ़ते हैं धारा 104। धारा 104 में के अंदर है उपयोक्ता प्रभार उत्कृत करने की शक्ति। 104 के अंदर पढ़ते हैं पावर टू लेवी यूजर चार्जेस, मतलब यूजर चार्जेस है ये। उपभोक्ता प्रभार
मतलब जो उपभोक्ता मतलब यूज़र। तो यूज़र जो चार्जेस है वो कैसे, ड्रेनेज और सीवेज के लिए, समझ में आ गया, जल निकाय और मल की वहन की व्यवस्था, मतलब ड्रेनेज और सीवरेज वाला काम, उसके लिए। ठोस अपशिष्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसके लिए, ये भी हो सकता है। कहने का मतलब ऐसे चार्जेस मतलब उपयोगिता प्रभार उद्गृहित करने की शक्ति, इनके लिए, इन सभी के लिए जो दर है वो समय समय पर राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदित अगर होती है तो उनको वो ले सकती है और उनको कम ज़्यादा भी कर सकती है। और परिवर्तन, मलबा ढेर, कोई अन्य नागरिक सेवा, यान पार्किंग, ये हो गया सब 104 के अंतर्गत। तो कहने का मतलब ये है कि द म्यूनसिपैलिटी में लेव एनी चार्जेस फॉर, म्यूनसिपैलिटी इन चार्जेस को, फीस को ले सकती है। सेल हैव टू पावर टू लिव एनी फीसेस एंड फाइन एंड एक्साइज टू रिक्वायरटरी पावर। कहने का मतलब ये पावर इनके पास है कि प्रोविजन और ड्रेनेज और सीवरेज के लिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये पावर है। तो ये अपने धारा 104 के अंदर देख लिया, ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और पूरा पूरा। 105 के अंदर फीसें और जुर्माने, 105 के अंदर अपन पढ़ेंगे पावर टू लिव, फीस एंड फाइन। यहाँ 104 के अंदर जो 104 के अंदर जो ये दे रखा है ना कि उपयोगिता प्रभार उद्गृहित करने की शक्ति, मतलब उगाई कर सकती है वो, इनसे इन चीज़ों का टैक्स ले सकती है। उद्गृहित करने मतलब होता है उगाई करना, इसका मतलब होता है अपन बोलते हैं ना उगाई कर रहे हैं, उगाई कर रहे हैं मतलब ले रहे हैं, ठीक है। उगाई करने का मतलब होता है यहाँ पर उद्गृहित का, मैं लिख देता हूँ उगाही, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेवी, तो उगाई करना एक ही बात है, ठीक है। तो 105 देखते हैं अपन। 105 के अंदर है फीस और जुर्माने उद्गृहित करने की शक्ति। फीस और जुर्माने उद्गृहित करने की शक्ति मतलब पावर टू, मतलब ये भी वर्ड पे वापस आ गया, मतलब इसका मतलब ये है उगाई करना। फीस और जुर्माने उगाई करने की शक्ति भवन योजना की मंजूरी है उसके लिए कर सकता है, भवन योजना की मंजूरी के लिए। और गैर आवासीय उपयोग के लिए एन नगर पालिका की अनुज्ञप्ति, मतलब गैर आवासीय मतलब जहाँ पर कोई इंडस्ट्री वगैरह कुछ भी लगना चाह रही है, स्कूल वगैरह कुछ भी, तो नगर पालिका की अनुज्ञप्ति मतलब आदेश लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। म्यूनसिपल लाइसेंस फॉर द वेरियस नॉन रेजिडेंशियल यूजेस ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है ना। नगर पालिका की अनुज्ञप्ति, नगर पालिका का लाइसेंस, अनुज्ञप्ति का यहाँ पर मतलब है, ये वर्ड्स ध्यान में रखना, इसका मतलब यहाँ पर है लाइसेंस, मतलब लाइसेंसिंग, ठीक है। तो 105 में ये अपन देख रहे थे कि गैर आवासीय उपयोग के लिए नगर पालिका से लाइसेंस लेना पड़ता है। फिर व्यवसायों के विभिन्न प्रवर्गों, प्लम्बर और सर्वेक्षणकर्ता, ये भी थर्ड पॉइंट इसमें दे रखा है कि लाइसेंस देना इनको भी, कि कैसे, किनको, प्लम्बर को, सर्वेयर को। जैसे मान लो सिंकिंग ऑफ ट्यूबवेल है, मीट को बेचना है, फिश है, पोल्ट्री फार्म है, और इनके लिए भी लाइसेंस देता है। एडवर्टाइजमेंट है, प्राइवेट मार्केट है, स्लेटर हाउस है, हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, क्लिनिक है, फैक्ट्री है, वेयर हाउस है, गोडाउन है, और गुड्स और ट्रांसपोर्ट डिपॉजिट है, मतलब ईटिंग हाउसेज है, कोई रेस्टोरेंट है, लॉजिंग हाउसेज है, होटल है, थिएटर है, सिनेमा हॉल है, और जो मतलब कोई एंटरटेनमेंट के लिए पार्क जोन वगैरह कुछ भी है, कोई एनिमल है, और कोई कार्ट और कैरेज है, ये मैंने बात कर ली सबकी। कोई मान लो धकड़ों और गाड़ियों, कार्ट और कैरेज, इसके अंदर कार्ट को बोलते हैं, कार्ट नाम लिया जाता है, इसको कार्ट बोलते हैं। कार्ट और कैरेज है सामान ढोने के लिए जो चीज़ें हैं। सच अदर एक्टिविटीज़, जैसे मान लो लाइसेंस देना, प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इसके अंतर्गत आता है 105 के अंतर्गत की। फिर है इश्यू बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसके लिए सभी चाहते हैं कि जिस अधिनियम के ऊपर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये हो गया, आगे चलते हैं। तो 105 के अंदर अपन ने सब देख लिया। सबसे ज़्यादा ये छकड़ों और गाड़ियों, यहाँ छकड़ों का मतलब क्या है, छकड़ों का मतलब यहाँ पर है कार्ट और कैरेज, सामान ढोने वाली चीज़ें। यहाँ पर क्या मतलब है, कार्ट और कैरेज,
आगे है जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, ये मैंने आपको बता दिया। इनके अनुज्ञा मतलब होता है लाइसेंस मिलना, ये वर्ड आता भी है हिंदी में वैसे। धारा 106 पढ़ेंगे अब अपन। धारा 106 के अंदर क्या है? धारा 106 के अंदर पूछ रखा है पावर टू लिवी डेवलपमेंट चार्जेस, मतलब वसूली कर सकता है डेवलपमेंट चार्जेस, विकास प्रभार के उद्गृहित करने की शक्ति, मतलब ये उगाही कर सकता है किसकी? डेवलपमेंट के आधार पर कोई भी, जैसे मान लो नगर पालिका निम्नलिखित विकास प्रभार के मतलब 14 मीटर से अधिक ऊंचाई की आवास भवन, गैर आवासीय या क्षेत्र विकास हेतु, अगर मान लो इनमें से कोई भी हो रहा है इसके अकॉर्डिंग, तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। आगे नगर पालिका विकास प्रभार का पृथक लेखा करेगी, विकास प्रभार का पृथक तरीके से उसकी अकाउंटेबिलिटी मैनेज की जाएगी। तो ये अपन 106 के अंदर देख रहे हैं, जो 14 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले आवासीय भवन पर या किसी गैर आवासीय भवन पर जिसे विशिष्टता के लिए बनाया जा रहा है और तो मंजूरी उसकी ली जाएगी 14 मीटर से ऊपर वाले, तो उसको टैक्स लगेगा। किसी विकास योजना के आधार पर उस क्षेत्र की किसी उप योजना को अनुमोदित करने के लिए या पुनर्विकास के लिए, आगे कोई भी ऐसा विकास प्रभार अनुमोदित योजना उपवाजन किसी भी क्रियाकलापों को आरंभ करने के लिए सदत किया जाएगा। किसी भी क्षेत्र के पुनर्विकास के मामले में सभी निवासियों और विकास अधिकारियों से संदेह होंगे। नगरपालिका की विकास प्रभार का एक पृथक लेखा रखेगी। ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको करवा दिए, 4-5 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा हैं, ये पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। आगे चलते हैं अपन 107 करोपरण से छूट। 107 के अंदर क्या दे रखा है? एग्जेम्पशन ऑफ फ्रॉम टैक्सेशन, मतलब एग्जेम्पशन मतलब टैक्सों में किन किन टैक्सों में छूट मिलेगी, ये ध्यान रखना। यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ, एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेशन। करों में टैक्स में कहाँ कहाँ छूट मिलेगी? 102, 103 के मतलब 103, 102 की धारा के अकॉर्डिंग निम्नलिखित छूटें मिल सकती है। भूमि, यान, भवन या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा हो तो उसको छूट मिलेगी, मतलब केंद्र सरकार राज्य सरकार का कुछ है तो। और 26 जनवरी 1950 के अंतर्गत कोई भी केंद्र सरकार की भूमि होगी तो करारोपण उस पर, अगर कर दे था तो करारोपण लगाया जाएगा और कर दे नहीं था तो करारोपण नहीं लगाया जाएगा। मतलब इनमें छूट मिलेगी केंद्र सरकार की अगर भूमि है। राज्य सरकार की कोई भी संपत्ति अगर लोक सेवा प्रयोजन के लिए यूज मिली जाती है तो उसको भी छूट मिलेगी। पूजा स्थलों को पूरी छूट मिलेगी। राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित साधारण विशेष आदेश द्वारा छूट भी दे सकती है, राजपत्र से मंजूर भी कर सकती है कि इसको स्पेशल छूट दी जाए। तो 160 के अंतर्गत अपन देख लिया। आगे धारा 102 की उपधारा 1 खंड में 103 की उपधारा 1 और खंड 1 और सेकंड में विनिर्दिष्ट होकर कोई भी कर किसी भी भूमियों, भवनों या निकाय या नौकाओं के संबंध में जो केंद्र सरकार राज्य सरकार की नहीं तो टैक्स नहीं दिया जाएगा। ये भी टिफ लैंग्वेज है लेकिन बात वही लिख रखी है। अगर मान लो ऐसे बोलना चाह रहा है कि परंतु जब नगरपालिका द्वारा अन्य शक्तियों की वैसी संपत्तियों पर कोई भी उद्गृहित नहीं किया जाता रहे तब तक इस उपधारा से कोई भी नगरपालिका उस क्षेत्र में उद्गृहित से नहीं रोकेगा। केंद्र सरकार की कोई भी भूमि, भवन, यान, नौकाएं 26 जनवरी 1950 से ठीक पूर्व की दायी हो तो दायी मानी जाती, ठीक है। नहीं मतलब 26 जनवरी 1950 की बात की जा रही है, वहाँ के बाद में केंद्र सरकार की अगर कोई भूमि है तो उसमें टैक्स नहीं लगेगा। आगे 108 कर अत्यारोपित करने की प्रारंभिक प्रक्रिया। प्रारंभिक प्रक्रिया क्या होगी कर अत्यारोपित करने की? 108 के अंदर दे रखा है प्रोसीजर प्रिलिमिनरी टू इम्पोजिंग टैक्स, मतलब क्या प्रिलिमिनरी स्टेज होगी कि किसी पर इम्पोज किया जाए टैक्स। नगरपालिका साधारण बैठक में पारित करेगी संकल्प और करों का चयन करेगी कौन कौन सा टैक्स लगाना चाहिए। अगर छूट का प्रावधान है तो छूट देगी और रेट का अगर क्या रेट रखना है उसके बारे में वो सोच सकती है, चेंज कर सकती है। भवनों या भूमियों दोनों पर रेट के मामले में प्रत्येक वर्ग के लिए मूल्यांकन का वह आधार जिस पर रेट अध्यारोपित की जानी है। मतलब एक बेसिक रहेगा कि भवन या भूमि पर दोनों पर रेट मामले के अंदर प्रत्येक वर्ग के लिए मूल्यांकन का वह आधार जिस पर रेट अध्यारोपित की जानी है। जब ऐसा संकल्प पारित किया गया हो तब नगरपालिका के इस प्रकार तैयार किए गए प्रारूप नियमों को प्रथम अनुसूची में दिए गए प्रारूप में एक नोटिस के साथ प्रकाशित करना होगा। ये जरूरी है, नोटिस के साथ उनको प्रकाशित करना जरूरी है। आगे है कि भवनों दोनों के मामले में प्रत्येक वर्ग के लिए, हाँ वही सेम बढ़ते हैं। आगे है जब ऐसा संकल्प पारित कर लिया जाए तो उनको नोटिस के साथ प्रकाशित करना जरूरी है। आगे ये अपने पास 108 हो गया। प्रक्रिया क्या रहेगी
और कर अध्यारोपण प्रक्रिया तो अपन ने पढ़ ली 108 के अंदर, प्रोसीजर टू प्रिलिमिनरी इम्पोजिंग टैक्स। अब 109 देखते हैं, इम्पोजिंग ऑफ टैक्स आदि, मतलब कर कैसे अपन अधिरोपण करेंगे, वो प्रक्रिया हुई। 108 में भी निर्दिष्ट संकल्प पारित करने के पश्चात नगर पालिका नियत तिथि से कर का अधिरोपण राजपत्र में अधिसूचना करेगी। मतलब कर अधिरोपण का एक नोटिस चिपकाएगी कि भाई इस राजपत्र के दिन अधिसूचना जारी करेगी कि तारीख से टैक्स का अधिरोपण लिया जाएगा, टैक्स लिया जाएगा। उपधारा 1 के अधीन अधिरोपण की अधिसूचना का बात नियम ये सबूत होगा कि उपबंधों के अनुसार टैक्स आरोपित किया जाता है। वार्षिक रूप से टैक्स हो सकता है वो, ठीक है ना, आदि तारीख से 1 तारीख वार्षिक रूप से भी हो सकता है। यदि वह अप्रैल के प्रथम दिवस के दिन दिवस से परिवर्तित हो तो वह अप्रैल से अप्रैल उसको स्थानीय मतलब वार्षिक ईयर गिना जाएगा। नगर पालिका इस धारा के अधीन नोटिस जारी करने वाले दिवस से उससे भी टैक्स लगा सकती है। यदि किसी भी कर का किसी भी विशेष भाग का उद्ग्रहण उस कालावधि के लिए मंजूर किया जाता है तो बकाये के सिवाय जो कालावधि दिए गए उस कालावधि की समाप्ति कर दिया जाएगा। कहने का मतलब एक निश्चित समय के लिए भी टैक्स लगाया जा सकता है। बाद में 109 हो गया, 110 पढ़ते हैं अपन। करों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया, अगर मान लो कर में परिवर्तन करना है तो वो प्रक्रिया क्या होगी। 110 के तहत प्रोसीजर फॉर अल्टरिंग द टैक्सेस, मतलब एक की जगह दूसरा, मतलब थोड़ा परिवर्तन करना। परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या होगी, तो परिवर्तन करने की प्रक्रिया जो होगी, करों के अंदर परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया होगी 103 के अधीन अध्यारोपित कर को समाप्त करने तथा परिवर्तन करने की प्रक्रिया जहाँ तक हो सके वह प्रक्रिया होगी जो उसमें अधिरोपण के लिए 108 और 9 द्वारा विहित है। 108 और 9 को फॉलो करते हुए उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो 103 के अतिरिक्त जो 108 और 9 में उसमें परिवर्तन अपन कर सकते हैं। आगे है 111। 111 में क्या है, पावर ऑफ गवर्नमेंट टू सस्पेंड और प्रोहिबिट और रेमेडी टैक्स। मतलब गवर्नमेंट के पास ऐसा पावर होता है कि टैक्स को सस्पेंड कर सकता है, मतलब टोटली बैन कर सकता है कि टैक्स लगेगा नहीं, रेमेडी और टैक्स में छूट भी दी जा सकती है। कर को स्थगित करना तथा प्रतिसिद्ध करने का अधिकार सुधार करने राज्य मतलब सरकार की क्या शक्ति है। तो अगर राज्य सरकार को शिकायत किए जाने पर अन्यथा ऐसा प्रतीत होता है कि 102 और 103 के तहत नगर पालिका कोई कर अनुसूचित रूप से अधिरोपित है, मतलब अनुचित रूप से लिया जा रहा है टैक्स 102 और 3 के अधीन, तो राज्य सरकार ऐसे टैक्स को स्थगन का आदेश दे सकती है कि आज से ये टैक्स नहीं लगेगा। तो त्रुटि के तहत अगर मान लो नगर पालिका ने टैक्स लगा दिया है तो उस स्थगन और मतलब प्रोहिबिशन लग जाएगा कि वो टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा या छूट भी कर में मिल सकती है। आगे 112, कर को स्थगित करने या समाप्त करने की नगरपालिका की शक्ति क्या हो सकती है। अपन 112 नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।